इसके आगे भी एक चीज मैं भूल गया था ये बताना कि हम जो एसआरएस लेके आए थे, जिसमें 10 साल में एक प्रमोशन, 20 साल में एक प्रमोशन, 30 साल में एक प्रमोशन, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। हुआ क्या था कि कुछ हमारे साथियों को पहला प्रमोशन 8 साल में मिल गया या 7 साल में मिल गया, तो मैनेजमेंट का कहना ये था कि उनका दूसरा प्रमोशन 20 साल पूरे होने में मिलेगा। ऐसा नहीं है। हमने ये इंतजाम कर लिया है, किसी भी दिन ये हमारा ऑर्डर आ सकता है कि उनका प्रमोशन पहले प्रमोशन के 10 साल के अंदर मिलेगा। इसमें मेरे जो हाउस कीपिंग के साथी उनको बेनिफिट होने वाला है। किसी भी दिन ये ऑर्डर आ जाएगा, पूरा बेनिफिट उनको मिलेगा। ग्रुप डी से लेकर अब तक। हाँ, एक चीज और है, ये हाउस कीपिंग से मेरे को याद आया, मेट्रो से जब हमारा दोनों की अथॉरिटी एक हुई और अपना दिल्ली बंद हुआ, तो हमारे बहुत सारे हाउस कीपिंग के साथी यहाँ पे आए थे। उस टाइम हम उनका कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं दावे के साथ, मतलब गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारा कोई भी हाउस कीपिंग का साथी हाउस कीपिंग का काम नहीं कर रहा, वो ऑफिस में काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास टाई लगाए काम कर रहा है। ये इंसान हमने कर दिया है, ऑफिस में ड्यूटी करा दी है, और बहुत जल्दी उनका नाम भी हम चेंज करा देंगे। किसी भी दिन ये ऑर्डर आ जाएगा कि उनका जो हाउस कीपिंग का नाम है वो भी चेंज होगा। ये प्रॉमिस मैंने पिछली बार किया था कि अभी तक तो जो हो चुका है, अगली बार जब आप रिटायर होंगे तो आपके साथ हाउस कीपिंग से रिटायर होना नहीं आएगा, आपके नाम से कोई ना कोई अटेंडेंट के नाम से आएगा, अच्छे अटेंडेंट के नाम से आएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ऑपरेशन अटेंडेंट के नाम से आप आएंगे, बाकी सारे का सारा हाउस कीपिंग का छूट जाएगा। ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। अब आगे कुछ हम और बात है, ये हमारे सामने बैठी टेलीफोन ऑपरेटर्स जो है हमारे साथी, इनमें क्या हुआ, सारे इकट्ठे आए, 40-30-30 भी कराया, तो 30% ऊपर, 30% नीचे, 40% नीचे, सारा एक एज ग्रुप है, सारे के सारे स्टेटमेंट होकर बैठ गए। अब जब इनको हम एचआर में लेके आते हैं तो सीनियरिटी की प्रॉब्लम आती है, कौन सीनियर होगा, कौन पहले आएगा, कौन जूनियर होगा। तो इनके कैरियर का क्या हो, जब बाकी सब 3-3 प्रमोशंस ले रहे हैं, तो हमारे जो टेलीफोन ऑपरेटर के साथी वो क्यों नहीं लेंगे। तो इनके साथ हमने वही फार्मूला लगा रहे हैं जो हमने एयरपोर्ट होस्टेस के साथ लगाया था। एयरपोर्ट होस्टेस में भी कोई करियर नहीं था, वो एयरपोर्ट होस्टेस जब भर्ती होते थे, एयरपोर्ट होस्टेस रिटायर होते थे। अभी अगर आप पता करोगे तो उनमें सीनियर मैनेजर बन चुके हैं और कोई एजीएम भी बनने वाले हैं। उसी सेम प्रोसेस पे हम इन पे काम कर रहे हैं, और या तो इसी सेंट्रल जेसीएम में, इसके आसपास ही हम जरूर उनके लिए कैरियर बनवा के लेके आएंगे, जहां पे वो भी मैनेजर, सीनियर मैनेजर और एजीएम बनकर रिटायर होंगे। ये सिस्टम हमारा चालू हो चुका है, ये हम कंप्लीट करेंगे। और बाकी हमारे ब्रांच सेक्रेटरी राजीव गांधी के बारे में बताया था कि ग्रुप डी की डीपीसी होने वाली थी, हो रही है। एग्जाम ग्रुप डी का ग्रुप सी में आने के लिए होने वाला है, वो हो रहा है अभी। और जो मेरे को लगा है, मैं अभी बहुत जगह होके आया हूँ, एक यूनियन की और मैनेजमेंट की एक सिस्टम होती है, रीजनल जेसीएम जो होती है। जेसीएम्स में क्या होती है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी मीटिंग। कंसल्टेटिव मशीनरी कौन सी, मैनेजमेंट और यूनियन बैठ के डिस्कस करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लेके जाते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक एक करके पॉइंट पे नहीं जाना पड़ता, एक एजेंडा बनाते हैं, एजेंडे के ऊपर सारा डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन होने के बाद उसके ऊपर रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर डिसीजन होते हैं, ऑर्डर निकलते हैं। रीजन की पहले सारी जेसीएम्स होती है, राजीव गांधी भवन की होती है, उसके बाद सेंट्रल जेसीएम होती है। हमारी वो कंप्लीट हो रही है, एक बची हुई है साउथ की, वो 31 मई और 1 जून को है। उसके बाद राजीव गांधी भवन की होगी, फिर हमारी सेंट्रल जेसीएम की आएगी। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो थोड़ी मोटी बहुत बची हुई है, सारी हमारी जेसीएम्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं। जिसके भी साथियों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी लाके हम उसमें कवर कर रहे हैं। और जेसीएम्स का एक और है, मैंने 1-2 जगह सुना, इसलिए आपके साथ में जीबी में क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारे डेलीगेट्स लेके जाते हैं, शायद ये कोई टूरिज्म करने जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत हेक्टिक डिस्कशन होता है, 2-2 दिन तक, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे डिस्कशन होता है, क्योंकि जो आपके पॉइंट्स हैं उसमें मैनेजमेंट सीधे हाँ नहीं करती। सीधे हाँ कर तो वो एजेंडा में ही ना जाए, यही मांग रहे, तो बहुत हेक्टिक होता है। उसमें मैं कई मेरे साथी मैंने देखा है, ये कोई यूनियन वाले इनको साथ ले जाते हैं, होटलों में घुमाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स जाते हैं, और वो कुछ डेलीगेट्स को भी लिया इसलिए जाता है ताकि वो अपने जो उनकी प्रॉब्लम है, उनके स्टेशन की प्रॉब्लम है, उनकी ब्रांच की प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से प्रोजेक्ट कर सके, उनके रीजन की प्रॉब्लम है उसको प्रोजेक्ट कर सके। नंबर 2,
वो ये भी देखें कि मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएशन कैसे करते हैं, अपने पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके जस्टिफिकेशन कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीजें सीखे ताकि फ्यूचर में आने के लिए वो आपके इंटरेस्ट के लिए सारी चीजों के लिए फाइट कर सके। ये चीजें होती हैं और बहुत जल्दी महीने 2 महीने के अंदर सेंट्रल जेसी में होगी और मेरे को उम्मीद है जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस टाइम ये हम सारे के सारे पॉइंट क्लियर करके लेके आएंगे। ये मेरा अपना आप लोगों के साथ विश्वास और वादा है। अब इतनी बात के बाद फ्यूचर में क्या कर रहे हैं मैंने आपको बताया है। हाँ, एक चीज और है, मैं ये जो बता रहा था कि मैं सब जगह जहाँ चीज देख ली मैंने, कोरोना की 4th वेव नहीं आ रही है। कोरोना से हम बच गए हैं और हमारे जिन साथियों ने 2 बूस्ट वो लगवाए थे वैक्सीन, वो बूस्टर डोज लगवाने फ्री में लग रहा है, जरूर लगवाने, सेफ रहना, सेफ्टी जरूरी है। अपने जीवन को स्वस्थ रखिए और बचा के रखिए, बूस्टर डोज लगवा लीजिए। और इसी तरह से पूरे इंडिया में कोरोना नहीं आ रहा है तो आपके डिपार्टमेंट की इनकम भी बढ़ रही है, अच्छे से आ रही है। और इसी वजह से हमने अपने शूज ले लिए हैं। इसको मैं हिंदी में कभी नहीं बोलता, हिंदी में बोलने में खराब वर्ड हो जाता है। शूज हमने ले लिए हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि वो पिछले साल के शू क्यों नहीं लिए। भाई यूनिफॉर्म का एरियस आज तक किसी को नहीं मिला। भाई उन्होंने शू नहीं दिए, हमने नहीं पहने हैं। अपने अब ड्यूटी पे आएंगे, ऐसा तो नहीं वही शू देंगे तो पहन के, अपनी चप्पल भी पहन के आए हैं, तो एरियस नहीं मिलता इसलिए नहीं मिला। बाकी शूज आपको मिले हैं। यूनिफॉर्म की कमेटी फॉर्म हो गई है। यूनिफॉर्म की कमेटी एक बार बनी थी, उसमें आपकी यूनियन का नाम ही नहीं था, क्योंकि नहीं था। तो मैंने इसको पूछा था भाई तुम ये यूनिफॉर्म किसके लिए सिलेक्ट करोगे, किसको बांटोगे यार, हमें तो बता दो ताकि हम भी अपनी सलाह देते। तो दोबारा बन रही है। और अगर ये नहीं आता है कोरोना की 4थी लहर, तो बहुत जल्दी कम से कम दिवाली तक हो सकता है कि हम आपको एक बढ़िया शानदार यूनिफॉर्म हम इशू कराएंगे। अच्छा रंग चेक करेंगे, अच्छा रंग सेलेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि यही रंग हो, बढ़िया रंग के साथ बढ़िया यूनिफॉर्म लेके आएंगे। बस एक प्रॉब्लम मेरे को रहती है, जब हम अपनी बहनों के लिए यूनिफॉर्म का सिलेक्ट करते हैं तो हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं हम कभी सिलेक्ट नहीं करते। पिछली बार भी जो आपका रंग सिलेक्ट हुआ था मैंने नहीं किया था, 7 लेडीज थी उसके अंदर, 2 आपकी कमेटी में थी, 5 लेडीज को मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, तो बता दूंगा। 5 को मैं बुला के लेके आया था रेंडमली कि आप मैडम अपना कलर सेट करो। उन्होंने कलर फाइनल किया और जब कलर वो बाहर आया तो बताया ये अच्छा कलर नहीं है, आपने क्या किया। मैंने नहीं किया। या इस बार मैं क्या करूंगा, उनके नाम लिख के बिल्कुल बता दूंगा कि आप उनसे जाकर पूछ लो उन्होंने किया। क्योंकि मैं बंबई में गया तो बंबई मेरे को बता दिया, आप हमें बुलाया करो, साड़ी का कलर हम अच्छा जानते हैं। मैंने ठीक है। चेन्नई वाले ने बताया कि नहीं साड़ी तो हम पहनते हैं, हम जाते हैं। और जब कलकत्ता गया तो समझा साड़ी का रिवाज तो हमारे यही है। अब सबको बुलाने के बाद मैंने बोला नहीं, दिल्ली वालियों को भी पता है साड़ी कैसी पहनी जाती है, हम कर लेंगे वहां से सिलेक्ट, सबको बुलाएंगे। और ये सच है, आप लोग मेरे से नाराज मत होना, अगर सबको बुला लिया तो कोई साड़ी ही सिलेक्ट नहीं होगी, पक्की बात है। तो एक बार हुआ था, हमने एक मैडम को आप अपने यहाँ से लेके आओ, और वो 8-10 कलर बहुत सारे लेके आ गई थे, फिर अड़ गई थे कि यही कलर होने चाहिए, बड़ी मुश्किल से वहां से बचे थे, तो उसमें होगा नहीं। तो यूनिफॉर्म का हम लेंगे। और एक और चीज बची हुई है हमारी, 1 साल की जो पीआरपी जिसमें हम एक्सीलेंट में है, एक्सीलेंट का मतलब आप समझते हैं ना, एक्सीलेंट हमारा आता है तो पीआरपी का पैसा बहुत होता है, वेरी गुड में थोड़ा कम और गुड में थोड़ा कम हो जाता है। तो जो 2019 की हमारी पीआरपी थी वो एक्सीलेंट की है 30% मिली, 70% बची हुई है। और जो 2020 वाली है वो 100 हुई है, लेकिन वो 70% से कम है क्योंकि वो गुड की है, उसमें वेरी गुड आ ही नहीं सकता था कि कोरोना आ गया था। और अभी मैं पता कर रहा हूं कि क्या पोजीशन है मैनेजमेंट के, क्या हमारे पैसे की इनफ्लो है, और इसी तरह चलता रहा तो मैं आज आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि दिवाली इस बार बहुत शानदार ढंग से मनाएंगे, लाख रुपए आपके पास आएंगे। और टारगेट मेरा वही है, यूनिफॉर्म का भी और आपकी पीआरपी का भी, कि उसी टाइम के ऊपर पीआरपी भी आए और बढ़िया सी यूनिफॉर्म भी आए। और यूनिफॉर्म आएगी तो लेडीज का तो मेरे को पता नहीं क्या बचता है, लेकिन जेंट्स के लिए तो एक और चीज हो जाती है, वो 2-2 सूट मिलते हैं, एक सिलाते हैं, एक बचा लेते हैं, सिलाई भी बच लेते हैं। ये अनऑफिशियल बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं, सब सिलाने में भाई, ठीक है। और बाकी तो मेरे पास अभी कुछ एजेंडा है नहीं, कुछ होगा तो बिल्कुल बताऊंगा मैं। और
ये एजेंडे की नहीं, अचीवमेंट की बात बता रहा है, सर्विस वेटेज की। ये सही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बात करने भूल गया था। जब आपका वेज आया था तो कभी नहीं सोचा था कि सर्विस वेटेज भी कोई चीज होती है। भाई बेसिक पे मेरा अधिकार है, पर्क्स मेरा अधिकार है, उसके ऊपर जब आपके अलाउंसेस वो भी मेरा अधिकार है। तो सर्विस वेटेज कहां से है? ये हम लेके आए। और सर्विस वेटेज ऐसा लेके आया कि जिस वो पुराने सर्विस वाले हैं उनको तो 2000 से 2,500 और 2,500 3 तक भी लोगों को पैसा पर मंथ मिल रहा है। और अगर सालों का हिसाब लगाओ तो साल में 35-36 हज़ार रुपये मेरा बिल पे आ जाता है उसमें। जब हम ये शू के 5,000 की बात करते हैं ना, कई बार एक बंदा मेरे से लड़ रहा था, आपने शू नहीं दिलाया, पिछले एजेंस नहीं दिलाया, मैंने कहा मेरे को तो सर्विस वेटेज दिला रखा है, उसमें से ले ले भाई, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो 30-35 हज़ार रुपये सालाना से मिल रहा है सर्विस वेटेज। हाँ एक चीज है, असिस्टेंट मैनेजर को नहीं है। बाकी हमारे जो साथी थे असिस्टेंट मैनेजर, मतलब जो E2 के साथी थे और जो असिस्टेंट मैनेजर नहीं बने उनके लिए है। तो ये चीज ये दिखाती है कि अगर कोई आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला हो तो अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगर सर्विस वेटेज लेने वाला हो तो मिल सकता है, एग्जीक्यूटिव्स को नहीं मिल रहा। उन्होंने मेरे से कहा था कि हमारे लिए क्यों नहीं है, तो मैंने बताया था भाई मेंबर बनो, सामने बैठो, आगे आपके लिए भी सोच लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा का सारा संघर्ष हम करें और भाई सारे सिस्टम हम करें और पैसा तुम्हें मिल जाए, ये तो गलत है। सुविधा अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें मिलेगी। एक बात और चीज मैं क्लियर करूंगा, एक ऑप्शन ए की पेंशन की प्रॉब्लम चल रही है, वो अभी हम हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट से हमने एक डिसीजन लिया है। वो डिसीजन क्या है कि 2014 में EPFO ने एक ऑर्डर निकाला था। पहले पेंशन जो बनती थी ऑप्शन ए की, वो 12 महीने की एवरेज लेके बनती थी, अभी 60 महीने की एवरेज लेके बन रही है। वो कोर्ट में चल रहा है मामला सारा का सारा, कभी केरला हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हम दिल्ली हाई कोर्ट में है। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने हमें डिसीजन दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा अथॉरिटी के सारे एम्प्लॉइज को लागू होगा। तो उम्मीद करिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में फैसला दे। फेवर में फैसला देगा तो कम से कम 4-5 हज़ार ऑप्शन है कि पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और दूसरी जो थर्ड पेंशन है वो हमारे की है, उसका तो एक पैसा रुका हुआ था मैनेजमेंट के पास, उसका मैंने लीगल नोटिस दे दिया है। और कल ही मेंबर साहब ने मेरे को कहा है कि आपके लीगल नोटिस के जवाब में हम बता रहे हैं भाई कि हमारा कोरोना की वजह से दिक्कत में आए थे, पैसा हमारे पास जैसे ही आएगा हम आपको पास सारा पैसा रिकूप कर देंगे। तो बहुत जल्दी हमारा वो पैसा भी आएगा और रिटायरमेंट के पास हमारी थर्ड ऑप्शन की जो पेंशन है वो भी बढ़िया तरीके से मिलती चली जाएगी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि मीटिंग कंप्लीट कर दी जाए, कोई बोल तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं साहब जल्दी नहीं, आराम से। नहीं ऐसा है, ये इस टाइप की मीटिंग हमने यहाँ पे कभी की नहीं है। आप लोगों को भी आदत नहीं बैठने की। जब मैं